नमस्कार दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 एफएम से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है मंगलवाणी। जी हां, एक ऐसा शो जिसमें मैं आपको जानी मानी हस्ती से रूबरू करवाती हूं और उसी के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। वो कौन है, आइए उनसे जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपके इंट्रोडक्शन के लिए पहले जानना चाहूँगी और हमारे श्रोताओं के लिए भी कि आप कुछ अपने बारे में बताएं। नमस्कार सभी को। माय नेम इज प्रोफेसर अरुण शर्मा. आई एम वर्किंग एज ए प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ IT and also having an additional responsibility of Dean Academic Affairs for the university and also the in charge of incubation center with the capacity of managing director. My university is Indira Gandhi Delhi Technical University for Women. That is a state government university from government of Delhi. And it is the only university in India which is women, government and engineering university. So we are imparting the engineering education to the girls students of the country. ओके, सो सर, एज अ मेल आपको फीमेल्स के साथ कांटेक्ट करने में, उनको समझाने में क्या कोई टिपिकल होता है या कभी कोई प्रॉब्लम या कोई चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि एक वुमेन यूनिवर्सिटी है? So all the students are girls students. Faculties are having both the genders, male and female. But as far as difficulties are concerned, rather I'll say it is bit easier to manage the girls students. They understand it in a better way. We don't have any indiscipline type of concept in our university. Everything is smooth. They're from mostly girls are from Delhi, but yes, large number are from other states also. But I think it's easy to manage the girls students. They better understand and they're better technical person, being a technical university, so they're better technical professional if I compare it with no offense to the men being but yes, it's a pleasure to work with girls students. डेफिनेटली सर। वहीं मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप एक IT डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और साथ ही आज जो महिलाओं का योगदान रहा है हमारे भारत में, बहुत आगे निकल रही हैं। इवन हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, या महिलाएं जितना आगे बढ़ेंगी उतना तरक्की करेंगी। तो आपको क्या लगता है कि एज अ फीमेल महिलाओं को IT फील्ड से कैसे कनेक्ट करना चाहिए और क्या कंपलसरी फीचर्स हैं जो उनको जरूर आने चाहिए? देखिए, अगर हम पुराने टाइम की बात करें जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए बहुत कम मोटिवेट करते थे, दे वर इनटू कोर नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, BSc और BE और व्हाटएवर इट इज़. बट आज की डेट में पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बहुत ही मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और जिससे हमारी यूनिवर्सिटी गर्ल्स के लिए ही है. सो IT और CSE ये ब्रांचेस टॉप रेटेड ब्रांचेस हैं मेरी यूनिवर्सिटी में. अगर मैं कंपेयर करूं बेस्ड ऑन रैंक, टॉप रेटेड स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं. हमारी यूनिवर्सिटी का लोगो ही विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन एनलाइटनमेंट है, जहां पर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं टू वर्क इन द इंडस्ट्री और टू वर्क इन द गवर्नमेंट सेक्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. सो मुझे लगता है कि गर्ल्स स्टूडेंट्स बेटर कर पाती हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स जो उनके साथ इनहेरिटेड हैं. दे आर बेटर मैनेजर्स. उनको घर भी देखना है, उनको बहुत सारी चीज़ें और भी सोशल लाइफ में देखनी है, एंड उसके साथ साथ वो अपनी एजुकेशन भी उसी रिगर के साथ कंप्लीट कर रही हैं. और अगर मैं कहूँ तो हमारे यहाँ की लड़कियाँ इवन बेटर कर रही हैं इन कंपैरिजन टू मेल कैंडिडेट्स बाकी इंस्टीट्यूट से अगर हम कंपेयर करें. डेफिनेटली सर। वहीं जहाँ हम देखते आ रहे थे शुरुआत से ऑफलाइन अपराध इतना ज़्यादा था कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वैसे ही जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं ऑनलाइन अपराध भी उसी लेवल तक आते जा रहे हैं. आज के टाइम पे हमें पता भी नहीं लगता हमारे बैंक अकाउंट से कब पैसा निकल जाता है. तो ऐसे में एक IT डिपार्टमेंट की ओर से आप क्या कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को अपने लेवल पे क्या सीखना चाहिए जो टेक्निकल से जुड़ा हो? देखिए, सबसे पहली चीज़ अवेयरनेस. मुझे लगता है कि हमें उन सारी चीज़ों को पता होना चाहिए जिनकी वजह से साइबर क्राइम्स हो रहे हैं. वो टेक्नोलॉजी, बीइंग ए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, मैं तो ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी को भी हमें पता होना चाहिए. जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ठीक है कि उनको वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं जिससे टेक्निकल जो साइबर क्राइम है वो ना हो पाए. अगर हो भी पा रहा है तो हम उसको रिवर्ट कैसे कर सकते हैं. सो यहाँ पे फोकस ये है कि हम उन एल्गोरिथम्स को डेवलप करें, उन सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करें जहाँ पे हम बेटर सिक्योर एनवायरनमेंट दे पाएँ. हम उन साइबर फ्रॉड्स को रोक पाएँ. अगर कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है या कोई ऑनलाइन फ्रॉड है, आजकल वो डिजिटल अरेस्ट वाला काफ़ी कुछ न्यूज़ में आता है कि ओल्ड पीपल वो सबसे पहले विक्टिम बनते हैं इन चीज़ों के. तो
हमें समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट की साइड से भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारा कुछ न्यूज़ में भी आता है, प्रिंट मीडिया में भी है कि हमें सावधान रहना है इन चीज़ों से, हम इनके विक्टिम नहीं बने। अगर वो कहीं साइकोलॉजिकल या प्रेशर में डालकर हमें फ़ोन कर रहे हैं, देन डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट की साइड से नहीं है, कोई गाइडलाइंस ऐसी नहीं है जहाँ पे कोई हमसे बात करे और हम उसके उस लूप में फंसे। सो अवेयरनेस इज़ वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. As far as solutions are concerned, यूनिवर्सिटीज़ लाइक मंगलायतन यूनिवर्सिटी, हमें चाहिए कि हम इस तरह के सॉल्यूशंस डेवलप करें जहाँ पे हम इन साइबर फ्रॉड्स को रोक पाएँ. हमारे पास चाहे तो वो मोबाइल फ़ोन साइबर क्राइम है या मे बी हमारे नेटवर्क के ऊपर जितने भी अटैक्स हैं, तो एल्गोरिथम्स उतनी स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए जो इस तरह के अपराधों को होने ही नहीं दें. अगर होते भी हैं तो हम उसको प्रॉपर मिटिगेट कर पाएँ, उसको हम प्रॉपर रोक पाएँ. दैट इज़ द नीड ऑफ एन आवर. बिल्कुल सर, और वही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे आपने अवेयरनेस के बारे में बताया है, हम अपने लेवल पर, अपने यूनिवर्सिटी की लेवल तो ऑब्वियसली अवेयरनेस फैला ही रहे हैं, वहीं गवर्नमेंट कितना सहयोग कर रही है इस जागरूकता को और आगे बढ़ाने के लिए? गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं. एक इसी तरह की एक स्कीम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, जहाँ पर इस प्रोग्राम में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसका हिस्सा हैं, जहाँ पे फंडिंग भी गवर्नमेंट ने की है. एंड इन प्रोग्राम्स का पर्पज़ ही टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द स्टेक होल्डर्स. चाहे तो वो स्कूल्स हैं, चाहे वो गांव के क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरह की अवेयरनेस नहीं है, लेकिन मोबाइल यूजर्स बढ़ रहे हैं, नेट भी यूज़ कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी इन गाइडलाइंस से या इस तरह की चीज़ों से अभी भी वो अवेयर नहीं है. सो इस तरह के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ लॉन्च किए हुए हैं. लेटेस्ट अपडेशंस वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, जहाँ पे इस तरह के वर्कशॉप सेमिनार्स भी गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है. वेबिनार्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, जहाँ पे सुन के हमें पता लग सकता है कि यस, इस टाइप के साइबर क्राइम हो रहे हैं और हमें इनसे दूर रहना है, बच के रहना है, या अगर हो जाते हैं तो हमें क्या एक्शन लेना है. हमें दूसरों की, अपने आप को बचना, हमें दूसरों को भी हेल्प करनी है. बिल्कुल सर, वहीं जिस तरह से क्राइम बढ़ते जा रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए अपराधी के लिए तरह तरह की सजाएं हैं. वहीं अगर हम ये ऑनलाइन क्राइम्स की बात करें, साइबर क्राइम्स की, तो लोगों को क्या पता लगेगा कि अगर कोई ऐसा अपराध कर भी देता है तो उसको किस तरह की सजा मिलेगी? इंडियन पेनल कोड में IT एक्ट बना हुआ है ऑलरेडी, जहाँ पर इस तरह के क्राइम्स का प्रॉपर मेंशन्ड है कि किस टाइप के क्राइम, साइबर क्राइम है या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है. सो सेक्शन 64, 65, दीज आर द 2 सेक्शंस बेसिकली जो IT फ्रॉड को डील करती हैं. और हर पर्टिकुलर टाइप के फ्रॉड पे उसकी सजा भी निर्धारित है. सो बेसिकली क्राइम, साइबर क्राइम सेल, सेपरेट सेल आजकल एस्टेब्लिश हो गए हैं पुलिस स्टेशन में, जो सिर्फ साइबर क्राइम्स को डील करते हैं. सो अगर कहीं कोई विक्टिम, कहीं कोई इस तरह का कहीं प्रॉब्लम होती है अगर, तो पहली चीज़ है कि उसको साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करना है, सो दैट वो एविडेंसेस कलेक्ट कर पाएँ. बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है कि उस मोबाइल से एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, या उस लैपटॉप से या डेस्कटॉप से वो एविडेंसेस कलेक्ट करना है. वो टेक्निकल टास्क है, वो नॉर्मल पुलिसिंग से नहीं हो पाएगा. वहाँ पे आपको पुलिस को भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है, टेक्नीशियंस भी चाहिए होंगे जो उस मोबाइल से, मोबाइल भी ये है कि तोड़ दिया, फिर भी उसमें से मुझे डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, या कोई और ऐसी चीज़ है कि मोबाइल गायब हो गया, मोबाइल मेरे पास नहीं है, फिर भी मुझे रिमोटली कहीं से उसके क्लाउड से उसका डाटा कैप्चर करना है. तो डेटा अगर कैप्चर होता है, प्रूव होता है अगर वो क्राइम, तो ऑब्वियसली उसके क्राइम डिसाइडेड है. सो वो तो जो हमारा बेसिकली संस्था है इसकी, उसमें सजा ऑलरेडी निर्धारित है. वहीं सर, बदलते वक्त को देखते हुए, जैसे एक समय था जब इंजीनियर्स का बहुत डिमांड थी, आज IT टेक्नीशियंस की बहुत डिमांड है. सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आके रुक गया है. तो जितना ज़्यादा आगे टाइम बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा AI के जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो भी बढ़ती जाएंगी, और जॉब्स वगैरह भी उसी डिमांड में आगे बढ़ती जाएंगी. तो मैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये बात जानना चाहूँगी कि वो ऐसी क्या एजुकेशन लें जिससे वो इस फील्ड में भी बढ़ सकें, कुछ अपनों के लिए भी कर सकें, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा वो अटैच होकर दूसरों को जागरूक भी कर सके. तो क्या एजुकेशन लेनी चाहिए? देखिए, AI एक ऐसा फील्ड है जो सबसे ज़्यादा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बेसिकली है आज की डेट में AI, जिसने पूरा सिस्टम हमारा चेंज कर दिया. डे टू डे लाइफ का स्टाइल चेंज हो गया है, वर्किंग पैटर्न चेंज हो गया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तरीका चेंज हो गया है. Now everything is smart. Our mobile phone is smart. Our TV is smart. All gadgets जो हम यूज़ करते हैं अपने घर में, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, सब में कहीं ना कहीं AI का कंपोनेंट है और सब कुछ ऑटोमेटेड है. स्मार्ट होम एक ऐसा एग्जांपल है कि मुझे घर के अंदर आना है, लाइट जल जाएगी, मुझे घर से बाहर जाना है, मेरी विजिलेंस अगर नहीं है तो लाइट बुझ जाएगी. अगेन सब कुछ AI है, और AI इस एडवांस लेवल पे चला गया कि आजकल इवन स्टूडेंट्स 5th क्लास 6th क्लास का बच्चा भी ChatGPT जानता है. ChatGPT है या कोई दूसरा जेमिनाई है या इंडियन मेड एक नया परप्लेक्सिटी आ गया है. सो
सो रिसर्च या जो डेवलपमेंट है वो उस लेवल तक पहुंच चुका है कि अब हमारी लाइफ ही एआई ड्रिवन हो गई है। सो बिना एआई के सर्वाइवल या सोच पाना भी आज की डेट में मुश्किल है। मोबाइल एक ऐसा कंपोनेंट है कि 2 साल के बच्चे को भी मोबाइल चाहिए और उसको भी गेम खेलना आता है, उसको भी एआई समझ आ रही है। जी जी, वो बड़े लोग नहीं समझ पा रहे लेकिन बच्चे जल्दी अडॉप्ट कर पा रहे हैं। सो ऑब्वियसली रिसर्च अगेन उसी डायरेक्शन में चल रही है। कुछ हर अब इतना फास्ट चेंजिंग सिस्टम है। पहले रिसर्च होने में साल भर 2 साल 5 साल लगते थे, आज की डेट में 2-2 महीने बाद नया प्रोडक्ट आ रहा है एंड वो बेटर है, कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ को ईजी कर रहा है। सो आईटी प्रोफेशनल्स को भी चाहिए होगा कि जो भी अपना डेवलपमेंट है, पहले नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता था। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जो हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, लाइब्रेरी में जो यूज बुक्स इशू होने और रिटर्न होने में है, वो भी डिजिटल भी है और स्मार्ट भी होना चाहिए। स्मार्ट इन द सेंस कि फेस रिकग्निशन होना चाहिए। बुक ऑटोमेटिकली इशू होनी चाहिए बेस्ड ऑन माई फेस और माई क्रेडेंशियल्स। अभी तक तो क्या होता है कि वो रजिस्टर लेके बैठते हैं लाइब्रेरियन, तो ये सारी चीजें वॉइस मॉड्यूलेशन। मैंने कहा कि मुझे बुक इशू होनी है, वो मेरी वॉइस रिकग्नाइज करे एंड देन बुक मुझे इशू करे, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें। सो इनोवेशन एक ऐसी चीज बन गई है जो हमारे एकेडमिक सिस्टम में तो बिल्कुल उसके बिना हम चल ही नहीं पा रहे। सिक्योरिटी सिस्टम इन द यूनिवर्सिटी अगेन इट इज ऑटोमेटेड, इट इज स्मार्ट। तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ एआई एंड स्टूडेंट लेवल पे कुछ ना कुछ विकसित भारत हम प्लान कर रहे हैं। विकसित भारत का विजन है 2047, इंडिया हैज टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हम फ्रूगल इनोवेशंस, जो इंडिजीनियस सॉल्यूशंस एट लो कॉस्ट बेटर क्वालिटी पे हम दे पाएंगे। अभी भी हम डिपेंडेंट है यूएसए और चाइना के ऊपर। आजकल टैरिफ वॉर चल रहा है, तो टैरिफ वॉर बेसिकली कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट भी कर रहा है। बट ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अपना आत्मनिर्भर भारत की तरफ बात करें और हम स्टूडेंट्स में वो एक इनोवेशन वाली फीलिंग उनके अंदर डालें, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएं कि उनको अपना कुछ जॉब सीकर नहीं होना चाहिए, जॉब प्रोवाइडर होना चाहिए। सो दे शुड थिंक अबाउट entrepreneurship, ecosystem, environment, this innovation type of thing, so that कुछ नए solutions हम propose कर पाएं for the common people at low cost with better quality। सर, एक आपके अनुभव के बारे में मैं एक बात जानना चाहूँगी। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आज की जनरेशन की जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को तुरंत लाके वो चीज़ दे देते हैं, उसको पेशेंस नहीं रहने देते। ऐसे में बच्चों में मैनर्स कम से कम होते जा रहे हैं और जहाँ तक मैं भी देख रही हूँ ख़त्म होते जा रहे हैं। आप एक ओल्ड जनरेशन से हैं और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते भी होंगे। आपकी क्या एडवाइस या सजेशन रहेगा इस चीज़ पर? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमेशा से रहा है। शायद हम जब हमारे पेरेंट्स ने हमें जज किया होगा, शायद हम उस लेवल पे वो नहीं कर पाए होंगे जो उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए जो किया होगा। सेम वही है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं, लेकिन नीचे से हमें शायद वो नहीं मिल रहा। तो इट इज़ अ जनरेशन गैप। जेनजी का टाइम है आज की डेट में, तो जेनजी शायद इसी तरह से। लेकिन हाँ, अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एनईपी के अंडर में एक इंडियन नॉलेज सिस्टम एक सब्जेक्ट है जो कंपलसरी कर दिया है। हर स्टूडेंट को इंडियन नॉलेज सिस्टम का पता होना चाहिए, हमारे उस वैल्यू सिस्टम का पता होना चाहिए जो हम इनहेरिट कर रहे हैं अपनी पुरानी पीढ़ियों से। तो आपको लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उससे हमारी संस्कृति पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है? मुझे लगता है कि हम ज़्यादा अवेयर भी हो रहे हैं। दोनों चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम निगेटिव साइड ही देख रहे हैं, इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं। जो चीज़ें हमें पहले सिर्फ जाके हम विजिट करके फील कर पाते थे, आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी के थ्रू हम वो भी कर पाते हैं। तो ये तो दोनों का अमलगमेशन चाहिए होगा, हमें दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है। दोनों को मिक्स करेंगे एंड देन शायद बेटर रिजल्ट हम कर पाएँ। ये जरूर है कि स्टूडेंट्स के अंदर वो थोड़ा सा फीलिंग कम हो रही है। नेक्स्ट जनरेशन में वो फील नहीं आ रहा है जो रेस्पेक्ट वाला था, जो एम्पैथी वाला था। लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होंगी, शायद हो सकता है ये चीज़ें भी कवर हो सके। बिल्कुल सर, अभी मैं बस 1-2 सवाल और आपसे करना चाहूँगी। जैसे हम रेडियो नारद के लिए जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, जैसे हमारे पास कोई गेस्ट आता है, वो जिस फील्ड से है उसके बारे में लोगों को अवेयर कराना, साथ ही उससे बेनिफिट्स जो जुड़े हुए हैं उसके बारे में भी लोगों को बताना। आज आप IT फील्ड से हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT के बारे में हम लोगों को इस चीज़ के लिए भी जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह का भी एक अभियान चल रहा है या इस तरह की अभी चीज़ें भारत में आ चुकी हैं। तो आप रेडियो नारद के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे कि हमारा जो कार्य है वो कैसा है और क्या हमें और चेंजेस लाने चाहिए? आई थिंक यू पीपल आर डूइंग वंडरफुल जॉब। अवेयरनेस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड थिंग। एटलीस्ट वो तो होना चाहिए। सामने वाले कॉमन लोगों को पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी कहाँ मूव कर रही है। एंड मुझे लगता है कि आपका चैनल के माध्यम से मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी और मे बी बाकी जो लोग हैं वो अवेयर हो रहे हैं अबाउट द टेक्नोलॉजी।
उनको पता लग रहा है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से जा रही है, क्या क्या टूल्स आ रहे हैं मार्केट में एग्रीकल्चर स्पेशली फार्मर्स के लिए, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एरिया इज एन एग्रीकल्चर बेल्ट, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है, तो इन दोनों में ही अगर हम वो अवेयरनेस दे पाते हैं उन लोगों को जो कॉमन स्टेक होल्डर्स हैं, मुझे लगता है कि इट्स द वंडरफुल थिंग। थैंक यू सो मच सर। वहीं अब मैं चलते चलते आपका मंगलायतन विश्वविद्यालय का एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। आज आप मंगलायतन विश्वविद्यालय में आए हैं, आपका अनुभव क्या है, क्या कहते हैं आप मंगलायतन के बारे में? मेरी पहली विजिट है मंगलायतन यूनिवर्सिटी की। आज मैंने 2 काम किए हैं। वन, आई डिलीवर्ड 1 सेशन अंडर IIC, दैट इज इनोवेशन सेल विच यू पीपल हैव डेवलप्ड। अनदर, मैंने PhD का वाइवा लिया है एक स्टूडेंट का, एंड मेरे लिए इट वाज रियली वंडरफुल डे। आई इंटरेक्टेड विद द ऑनरेबल वाइस चांसलर एंड अदर ऑफिशियल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कर रही है। इनोवेशंस मैंने देखे हैं, स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशंस मैंने देखे हैं, स्टूडेंट्स इनोवेटिव हैं, दे हैव वही जो डिफरेंटली सोचने वाली जो बात है वो उनमें है, दैट आई हैव सीन। मुझे लगता है एकेडमिकली यू पीपल आर डूइंग ब्रिलियंट जॉब। जो मेरी तरफ से सजेशन है, स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं हमें इनोवेशन की तरफ थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। वो सिर्फ एकेडमिक बाउंड्रीज में लिमिटेड नहीं रहें, सिर्फ पढ़ना पढ़ाना है, जो रूट लर्निंग है वो तो है ही, वो तो पार्ट एंड पार्सल है हमारे सिस्टम का, लेकिन उनका जो एम्फेसिस है वो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पर भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट वहाँ पे थ्रू IIC एक बहुत हम्बल शुरुआत की आप लोगों ने, एंड मुझे लगता है कि इट विल गो इन अ लॉन्ग वे, एंड बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट विल कम फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। डेफिनेटली सर। चलते चलते कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो इस समय आपको सुन रहे हैं? मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय द स्पिरिट ऑफ द फेस्टिवल्स, ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू सो मच रेडियो नारद के साथ जुड़ने के लिए और हमारे को इतनी सारी नॉलेज के साथ एक अच्छे सजेशन भी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों, ये थे मेरे साथ प्रोफेसर अरुण शर्मा जी, जिन्होंने हमें आज ना सिर्फ ज्ञानवर्धक बातें बताई बल्कि ये भी बताया कि हमें समाज के साथ, समय के साथ कितना जरूरी है चलना, क्योंकि अगर हम समाज के साथ नहीं चलेंगे, इस समय को पीछे छोड़ते हुए चलेंगे, तो कहीं ना कहीं हम भी पीछे रह जाएंगे। एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया और बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बातों के साथ अपने वाणी को विराम दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ ही आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं अगले मेहमान के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।